नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सत्ता में जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चल रहा है और जहां जहां महाराष्ट्र में अवैध निर्माण है वहां पर बुलडोजर चल रहा है। वो चाहे पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में कई सौ एकड़ जमीन खाली कराना हो घुसपैठियों से, या फिर समुद्र के किनारे सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए अवैध निर्माण हटाना हो, फडणवीस राज में लगातार सफाई अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में अब कोल्हापुर में विशालगढ़ किले में भी बुलडोजर चला है और यहां पर भी अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया है बुलडोजर ने। यहां पर पिछले साल बवाल भी हुआ था अवैध कब्जा करने के लिए, तब से ही लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार फडणवीस सरकार की कार्रवाई हो रही है और इससे क्या कुछ फायदा महाराष्ट्र को हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। पहला सवाल तो मेरा यही कि अवैध निर्माण का ये अभियान जो लगातार महाराष्ट्र में चल रहा है, ये कोई एक टारगेट है या फिर सुरक्षा व्यवस्था या फिर रोहिंग्याओं को हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या जो लोग संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं सरकारी, उनके खिलाफ अभियान है? रोहित, ये हाईकोर्ट का आदेश था। कुल मिलाकर 158 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे। इसमें से पिछले साल ही 94 यानी 94 निर्माणों को हटा दिया गया था और जो हाल ही में 5 अवैध निर्माण को खुद वहां के रहने वाले लोगों ने हटा लिया था। अब जब बच गए 11 अभी हटाए गए हैं और 59 बच गए हैं अतिक्रमण जो करके रखा था। देखिए, ये झड़प हुई थी अवैध कब्जे को लेकर, अतिक्रमण को लेकर ही झड़प हुई थी। उसके बाद ही कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है और कोई विरोध भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा वृहद जाना चाहता हूं कि विशालगढ़ किले से परे जाकर जी मुंबई के कोंकण वाले इलाके में या महाराष्ट्र के मुंबई शहर के थाने से सटे इलाकों में कभी एक बार जाके पता लगा लीजिए। बड़ी तेजी से डेमोग्राफी बदली है और वहां पे मराठी मुसलमान नहीं बढ़े। मैं जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध है और मैं इलाका आपको बता रहा हूं। कुर्ला के कुछ इलाके हैं। ये पालघर साइड में आप चले जाइए, पालघर, वाणगांव वगैरह उस तरह का इलाका जो चले जाइए, वहां पे ये सब ठाणे जिले में पड़ते हैं। उसके बाद कोंकण में समंदर से सटे कुछ इलाकों में चले जाइए। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो कोंकण का इलाका है या मुंबई का इलाका है, ये समुद्र पट्टी पे बना हुआ इलाका है, समंदर के किनारे है, अरेबियन सी के किनारे। स्ट्रेटेजिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। सामरिक दृष्टिकोण से, खास करके पाकिस्तान के लिहाज से ये बहुत सेंसिटिव जगह है। जो हाई प्रोफाइल एरिया होता है जैसे मुंबई का डॉकयार्ड वगैरह, वहां तो चलिए सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन एक लंबी पट्टी ऐसी है जहां देखने वाला कोई नहीं। और इससे पहले पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि उन्हीं इलाकों से पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चले आए थे जिन्होंने मुंबई में कहर बरपाया था। उससे पहले 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट थे, उसमें ये जो आरोप लगे थे कि जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट है, इसी समंदर के रास्ते से विस्फोटक वगैरह आए थे। और अब उन्हीं इलाकों की डेमोग्राफी बदल रही है। ये बड़ा खतरा है। तो इसी बड़े खतरे को भाप रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसीलिए लगातार कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की अवैध निर्माण के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। ये जब से ये सरकार आई है, एकनाथ शिंदे इससे पहले मुख्यमंत्री रहे और अब देवेंद्र फडणवीस रहे, इन दोनों सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पर ये जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा था उसे लेकर कार्रवाई की। और मुंबई शहर से आई थिंक कि बहुत बड़ी संख्या में, एग्जैक्ट नंबर में नहीं दे सकता हूं, इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को चिन्हित किया गया है। वैसे लोग जिनकी नागरिकता संदिग्ध है अभी भी चिन्हित करने का अभियान जारी है। और खास करके उन इलाकों में जो कि सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, वहां पे यह अभियान चलाना ही होगा। महाराष्ट्र बहुत सेंसिटिव स्टेट है, हमेशा से दुश्मनों के निशाने पर रहा है। ये इस वजह से कि यहां फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, मुंबई, और हमेशा मुंबई आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। तो मुंबई हो गए, कोंकण पट्टी हो गए, ठाणे हो गए,
कोंकण पट्टी का मतलब जो रायगढ़ जिला हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया, रत्नागिरी जिला हो गया, ये सब इलाके सेंसिटिव हैं। और यहां पे अगर इस तरह से इनकी संख्या बढ़ रही है, अगर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, तो ये देश के लिए भी सोचने की बात है, देश के गृह मंत्रालय के लिए भी सोचने की बात है। लेकिन खैर, अभी जो वर्तमान सरकार है और इससे पहले एकनाथ शिंदे की भी सरकार थी, दोनों पहले उन्होंने शुरू किया और अभी स्पीड बहुत बढ़ गई है वो पहचान करने की। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस डिसिसिव एक्शन ले रहे हैं। और ये जो विशालगढ़ वाला मामला है, ये तो दूसरा, ये तो कोर्ट के आदेश से ये सब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बिल्कुल 31 मई तक आदेश था कि हटा दिया जाए और उसके बाद कार्रवाई लगातार हुई और विशालगढ़ जो है वहाँ के किले हैं, वहाँ पर यह अवैध निर्माण हटाया गया। लेकिन पंकज जी, जब आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी कुछ महीने पहले याद आ रहा है पुणे का पिंपड़ी चिंचवाड़। 900 एकड़ भूमि खाली कराई गई, रातों रात खूब विरोध भी हुआ। कहा गया कि देखिए मुसलमानों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनका घर गिराया जा रहा है। लेकिन पता था कि बहुत दिमाग से पूर्ववर्ती सरकारों ने वहाँ पर अतिक्रमण करवाया, फिर रोहिंग्याओं को बसाया, फिर वो वोटर भी हो गए। लेकिन फडणवीस सरकार ने ये नहीं सोचा कि कल कोई इसमें से हमें भी वोट मिलेगा। देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला था, उन्होंने एक तरफ से बुलडोजर से सफाया करवा दिया। आपके सवाल के जवाब में मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या जो पिंपड़ी चिंचवड़ में जो लोग रह रहे, क्या वो मराठी मुसलमान थे? क्या आपके गांव के रहने वाले थे? आपके शहर के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के मुसलमानों को सोचता है कि वो कौन लोग थे और कहां से आए थे। ये ऐसा नहीं है कि ये बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं रोहित, ये बात है भारतीय और गैर भारतीय की, या जो भी अवैध रूप से आता है। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि अवैध शब्द पे जोर दीजिए। वैध और अवैध दो ही चीज होता है। ये लोग किसी तरह हमारा बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और चूंकि बॉर्डर के इलाके में जांच पड़ताल न हो, इसलिए देश के अंदरूनी इलाकों में घुस आए हैं। वो दिल्ली में चले आए हैं, गुड़गांव में चले आए हैं, वो महाराष्ट्र के मुंबई में चले आए हैं, वो पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में बस रहे हैं। ऐसी जगहों पे वो पनाह ले रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता, और उन जगहों पर ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बसते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब कि जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है भारत की सुरक्षा के लिहाज से, जैसे समंदर का किनारा हो गया, शहरों की एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट हो गई, रेलवे हो गए, उसके स्टेशनों के आसपास हो गए। ये सब बहुत कोऑर्डिनेटेड रूप में हो रहा है और बहुत सोच समझकर किया जा रहा था। और अफसोस कि इससे पहले जो भी सरकारें आई, उन्होंने या तो अपने वोट बैंक के लालच में आंखें मूंदे रखा इन सारे विषयों पर, या फिर इस पूरे विषय को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की कि देखो ये मुसलमान और एक हिंदू है, जबकि ये मामला ही नहीं है। ये मामला है वैध और अवैध का। अगर आपके घर में कोई अवैध रूप से रहने आ जाए, तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इस देश का नागरिक उसे अपने घर से निकालेगा या नहीं निकालेगा? बिल्कुल, और यही वजह है, यही सोचना है। तो जब आपके घर में आप किसी अनजान आदमी को नहीं आने देंगे, तो अपने शहर में, अपने गांव में या अपने राज्य में कैसे आने देंगे? बिल्कुल, और यही वजह है कि अवैध निर्माण जो भी कर रहा है, अवैध कब्जा जो कर रहा है महाराष्ट्र में, उसकी कमर तोड़ी जा रही है। बुलडोजर लगातार चल रहा है, ना किसी जाति धर्म को देखकर नहीं हो रहा है। अगर विशालगढ़ में कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है। पिंपड़ी चिंचवाड़ में कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो वहां पर भी बुलडोजर फडणवीस राज में चल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से विशालगढ़ में अवैध संपत्तियों को हटाया गया, जिस पर निर्माण किया गया था, उस पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के राज में अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।